गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जतिन वर्मा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस फॉर 17th ऑफ अक्टूबर 2018 विद मी जतिन वर्मा। गाइस बताना चाहूंगा जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं जतिन वर्मा नाम से। एडिटोरियल एनालिसिस या इंग्लिश का डेली एडिटोरियल एनालिसिस अनअकैडमी पे हम पाएंगे और अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हो सो एज टू गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग माय वर्क ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, जहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो। और भी पीडीएफ वहां पे अपलोड करे जाते हैं यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि पीआईबी अपडेट्स डेली, जो पीआईबी की समरी है वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा से मिल जाएगी। इसके अलावा जहां पे हिंदू नहीं पहुंचता है हमारी कंट्री में, कुछ 2 दिन देर से पहुंचता है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आईएएस तैयारी विद जेवी नाम से एक ग्रुप बनाया गया है, उसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस डीएनए एमसीक्यूज वगैरह ये सब आप अनअकैडमी पे पा सकते हो। हियर डेटा पॉइंट, कल हमने देखा कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स दे फेल बाय 2.15% इन सितंबर। काफी इस पे डाउट्स आए थे कि 2.5% जो ये डीएनए जो इसमें कल हमने बात करी थी कि ये जो डिक्लाइन है ये बेस इफेक्ट क्या होता है। तो गाइस बेस इफेक्ट ये होता है पिछले साल सितंबर 2017 में एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज देखने को मिला था आफ्टर अ डिक्लाइन ऑफ फॉर द 2 मंथ्स, जून 2017, जुलाई 2017, अगस्त 2017 में एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे थे, लेकिन एकदम से सितंबर 2017 में एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे। उसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम सितंबर 2017 से सितंबर 2018 के डेटा को डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह में सितंबर में, क्योंकि वो पाइल्ड अप जो डिमांड थी एक्सपोर्ट्स की जीएसटी के चलते वो पूरी नहीं की जा रही थी, लेकिन जैसे ही जीएसटी एक तरह से स्टेबलाइज हुआ सितंबर 2017 में एकदम से वहां पे इंक्रीज देखने को मिला एक्सपोर्ट्स में। इसी के चलते सितंबर के एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने के चलते सितंबर 2017 के एक्सपोर्ट्स ज्यादा होने के चलते सितंबर 2018 के एक्सपोर्ट्स कम नजर आते हैं। तो इसी के चलते डिक्लाइन, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखा जाता है। नो बार फॉर रिपोर्टिंग क्राइम्स अंडर पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट में सेक्शन 19 है जिसमें कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ये एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर स्पेसिफिकली एक और बॉडी है एनसीपीसीआर, जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, वो इसकी देखरेख करती है, एक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये काम करती है। सेक्शन 19 में कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी, यानी कि अगर कोई किसी के साथ में मॉलेस्टेशन किसी बच्चे के साथ में या कुछ ऐसा होता है when she was not adult, he or she was not adult, क्योंकि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, मेल चिल्ड्रन पे भी अप्लाई होता है और फीमेल पे भी। तो एक्ट में कोई लिमिट ना दे रखे होने की वजह से अब लॉ मिनिस्ट्री ने ये स्टैंड लिया है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज हु मे विश टू फाइल अ कंप्लेंट एज एडल्ट्स आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रॉमा बट आर टर्न्ड अवे एट पुलिस स्टेशंस। यानी कि अब अगर किसी बच्चे या बच्ची के साथ में 7 साल या 10 साल या 12 साल की उम्र में भी कोई ऐसा कुछ एक्सप्लॉयटेशन या सोशल मॉलेस्टेशन कुछ हुआ था, तो उनको 18 साल की आयु के बाद भी कंप्लेंट लॉन्च करने की यहाँ पे इस एक्ट में अब प्रावधान कार्व आउट किया गया है, बिकॉज ऑफ द एक्सपैंडेड और यू कैन से बिकॉज ऑफ द करेक्ट रीडिंग ऑफ सेक्शन 19. Now the announcement is going to make a difference to millions of survivors, and one of the analysts is saying that, and he is optimistic that this will help reduce the levels of child sex abuse. However, she lamented that as POCSO is applicable only for the crimes after its enactment in 2012, तो Minister of Women and Child Development मेनका गांधी यहाँ पे कह रही हैं कि केसेस ऑफ हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्स अब्यूज, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के तहत क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होता, यानी कि अगर 2012 से पहले ये कानून नहीं था तो 2012 से पहले किए गए ऐसे अपराध इसमें संज्ञान में नहीं लिए जा सकते। नाउ सुप्रीम कोर्ट रिलीफ फॉर एमिकेबल कपल जो कि सेपरेशन डिवोर्स चाह रहे थे एक दूसरे थे, हिंदू मैरिज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी जोड़ा ऐसा कोई मतलब डिवोर्स मांगते हैं तो उनको 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि एट द हीट ऑफ द मोमेंट कोई ऐसा डिसीजन ना लिया जाए। हिंदू मैरिज एक्ट में वंस अ कपल, अगर कोई कपल सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट या किसी भी लेवल ऑफ जुडिशरी पे जाता है
तो कम से कम 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है सो एज टू रिपेयर दिस मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो हिंदू मैरिज एक्ट को अमेंड किया गया था 1976 में, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, यानी कि अगर दोनों अपनी आम सहमति से हस्बैंड वाइफ ये चाहते हैं कि उन्हें डिवोर्स चाहिए तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये अमेंडमेंट किया गया था। वेटिंग पीरियड सेक्शन 13B में दिया गया था। अब इसे इस केस में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट वेव ऑफ करते रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये कहा है कि husband and wife both were well educated, judges had a long interaction with the couple and were convinced, जजेस इस बात से सहमत थे कि दोनों अपनी आम सहमति से डिवोर्स चाहते हैं और ये एक हेस्टी डिसीजन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया। ये कैटर करता है जीएस मेंस पेपर 1 के लिए, जीएस मेंस पेपर 1 सोशल इश्यूज के लिए, विमेन इश्यूज के लिए, इसे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट वाली जो न्यूज है, ये जो पार्ट है इसका फैक्चुअल पार्ट, ये प्रीलिम्स के लिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ जेएनके फोर्थ फेज सीज जस्ट 4.2% पोलिंग, तो कम्युलेटिव टर्नआउट 35.1% रही लोकल बॉडी इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में, जो 10 साल के अंतराल पे 10 साल के गैप के बाद करवाए गए। लोएस्ट टर्नआउट है रिकॉर्डेड इन द अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जस्ट 4.2% ऑफ द electorate voted in the fourth and the last phase that took place yesterday Tuesday, further lowering the cumulative percentage of all the phases to 35.1%। तो अगर 100 वोटर्स हैं, 100 एलिजिबल वोटर्स हैं 18 साल से आयु के ज्यादा और जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, उसमें से सिर्फ 35 ही वोट डालने के लिए आए लोकल बॉडी इलेक्शन में। जम्मू एंड कश्मीर में क्योंकि हम ये इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस देखते आए हैं, स्टोन पेल्टिंग और ये सब, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात है। अब ये बताना है एनालिस्ट्स का, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का ये कहना है, लो टर्नआउट जम्मू एंड कश्मीर में इम्पैक्ट ये है, इम्पैक्ट पीडीपी का व्यू ये है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में एक अहम रोल प्ले करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों ने बॉयकॉट किया था और बॉयकॉट बाय सेपरेटिस्ट्स, दो मेन रीजनल पार्टीज ने, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें कोई श्रेय नहीं लिया, इलेक्शंस में अपने कॉन्टेस्टेंट्स को खड़ा नहीं किया। एक कारण ये बड़ा है, और call for the boycott by the separatists was visible. The impact of these three things was visible in the local body elections. इसी के चलते टर्नआउट लो है और कोई भी फेज में वॉयलेंस वगैरह नहीं देखने को मिली। यहाँ पे पीडीपी का ये कहना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी इलेक्शंस में लगाई थी, इसके चलते काफी ज्यादा लोगों में उम्मीद जागी थी। लेकिन इनका कहना है इस बार कैंडिडेट्स जो है इंपोर्टेड थे और कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल, एक वैसे इस वे में एलिजिबल तो थे लेकिन कैंडिडेट्स उतने कैपेबल नहीं थे, दैट इज व्हाई इट डेंटेड द इलेक्टोरल प्रोसेस। जस्ट फॉर अवेयरनेस, अ गवर्नमेंट ऐप टू रोप इन वॉलंटियर्स, इसे हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि जीएस मेंस पेपर 3 में ई गवर्नेंस या हमारे जीएस मेंस पेपर 2 में भी ई गवर्नेंस का एक टॉपिक है। प्रोफेशनल्स कीन ऑन डूइंग वॉलंटियर वर्क in their free time will be provided a platform by the government through an app self for society developed by my government। तो प्राइम मिनिस्टर इस ऐप को एक वैसे लॉन्च करेंगे, टाउन हॉल स्टाइल उनका जो मीटअप है अक्टूबर 24 को। सोर्सेज जिन्होंने ये ऐप डेवलप करा है उनका ये कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर का आइडिया था और काफी कॉर्पोरेट लीडर्स जो कि बड़े बड़े हमारे यहाँ पे इंडिया इंक के लीडर्स हैं, उनका ये कहना था कि उनके एम्प्लॉइज जो हैं ये काम करना चाहते हैं, वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं, तो उन चीजों के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ऐप डेवलप किया गया है, सो एज टू डेवलप बेटर सिनर्जीज अमंग सो मेनी इनिशिएटिव्स and lead to a much better outcome of the efforts of professionals. Companies have observed that a spirit of service and volunteering improves the employee satisfaction and reduces employee attrition. तो ये employee satisfaction में काम आएगा। The app will, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, देखिए सिर्फ प्रॉफिट की बात होती है, राइट? इसीलिए many people after, जैसे अब अगर हम मैस्लो का कर्व भी लेते हुए चलें, मैस्लोज नीड हायरार्की, तो मैस्लोज नीड हायरार्की में भी कहीं ना कहीं ये आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान की नीड के बाद में आदमी अच्छे कामों के लिए इंसान जाना चाहता है, उस पहचान बनाना चाहता है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये जो सेटिस्फेक्शन कर्व है, सैलरी कर्व तो ऊपर जाते रहता है प्राइवेट सेक्टर में, जो सेटिस्फेक्शन कर्व है वो कहीं ना कहीं नीचे आने लगता है, राइट? तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन क्वोशिएंट को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। द ऐप विल हैव इंसेंटिव्स, gamification and inter कंपनी कॉम्पिटिशंस। तो हम इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉइज का टाइम डिवोट करवाना कंपनी अगर ये अलाउ करती है, क्या वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन और ऐसे और सरकार के और प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए
ये कारगर साबित होगा। देन पेज 12 की वर्ल्ड न्यूज की बात करें, जमल खशोगी कंट्रोवर्सी, हाउ इट पैन्ड आउट थ्रू टाइमलाइन। ये आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे इस्तांबुल में जो इनके कॉन्सुलेट है सऊदी अरेबिया का, वहां पे शायद ये बताया जा रहा है, ऐसा अंदेशा है कि उनको प्रेस रिपोर्टर को वहां पे एलिमिनेट किया गया, मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट को वहां पे एलिमिनेट किया गया। लेकिन सऊदी अरेबिया अभी तक इसे डिनाई करते हुए आ रहा है। काफी ज्यादा क्रिटिकल थे ये जो जमल खशोगी थे, ये क्रिटिकल थे क्राउन प्रिंस सलमान के, काफी क्रिटिकल लैंग्वेज में उनके अगेंस्ट लिखते थे, तो इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि इनको एलिमिनेट किया गया सऊदी अरेबिया कॉन्सुलेट में। तो खशोगी वाज किडनैप्ड एंड टेकन टू सऊदी अरेबिया, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है। टर्किश इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कहा है कि कॉन्सुलेट में, एम्बेसीज में, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी हो या फिर पाकिस्तान की एम्बेसी हो इंडिया में, किसी भी कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, चाहे वो आपकी कंट्री में है, चाहे पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, इंडियन एजेंसीज को वहां पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन लेनी होगी पाकिस्तान से, क्योंकि एम्बेसी भले ही आपकी कंट्री में है लेकिन वो एक फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है टू प्रोवाइड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, तो डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी के लिए ये किया जाता है। अब ऐसे केस में क्योंकि ये टर्की में एम्बेसी है सऊदी अरेबिया की, तो टर्की ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया को कि हमें परमिशन दी जाए इस कॉन्सुलेट को सर्च करने की। अब सऊदी अरेबिया ने परमिशन तो दे दी है, लेकिन काफी दिन के बाद दिया। अक्टूबर 2 को ये जो है लापता हो गए थे खशोगी। इस खशोगी को लास्ट टाइम ये देखा गया था एंटरिंग द कॉन्सुलेट बाय अ सर्विलेंस कैमरा। हिज फियांसी Hatis Senec accompanies him but was made to wait outside the consulate, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया था। इसके बाद में वो कहाँ गए ये पता नहीं है। इसी के चलते सऊदी अरेबिया को अब धमकाया जा रहा है कि आप पे सैंक्शंस लगा दी जाएंगी अगर आपने रिवील नहीं किया। इसी के साथ में दी गई एक क्लिपिंग में द हिंदू आज के न्यूज़पेपर में ये दिखाया गया है कि सऊदी अरेबिया एक स्टेटमेंट तैयार कर रहा है, एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा कि शायद उनको गलती से मतलब एलिमिनेट कर दिया गया है, या ऐसा कुछ शक की बिना पे, या इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, ऐसा करके आज कोई स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया, जैसे हमने कल के डीएनए में देखा, कल का डीएनए जो देर से आया था उसके लिए माफी चाहता हूँ। कल के डीएनए में हमने देखा सऊदी अरेबिया इंडिया क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि यूएसए का इंपॉर्टेंट एलाय है सऊदी अरेबिया। अब यूएसए से जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएसए और सऊदी अरेबिया में रिलेशन स्पॉइल होने के चलते सऊदी अरेबिया ने ये तक कह दिया कि वो ईरान से अपने संबंध शायद इंप्रूव कर सकता है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट ऑयल इंपोर्टर है, तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सऊदी अरेबिया इंडिया टाइज अच्छी होती हैं तो पाकिस्तान, जो कि बार बार सऊदी अरेबिया की गोद में जाके बैठ जाता है जब कभी इंडिया कुछ इंटरनेशनल एरिना में, यूनाइटेड नेशंस में अपनी आवाज उठाता है पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ, तो सऊदी अरेबिया और अरब वर्ल्ड का सहारा लेता है पाकिस्तान। ऐसे केस में सऊदी अरेबिया इंडिया की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि यूएसए जो कि इंपॉर्टेंट अलाय है सऊदी अरेबिया का, उसके साथ में संबंध इस जमल खशोगी जो कि अमेरिकन रेजिडेंट है, उनकी मौत के चलते या उनके लापता होने के चलते सऊदी अरेबिया यूएसए में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। Now page 13, safeguard duty rupee declined to push up the solar capital costs by 20 to 25%, says ICRA. Concerns क्या है? Renewable energy producers के कुछ concerns हैं, उन पे एक नजर डालेंगे। Imposition of safeguard duty by the government on imported photovoltaic module. Safeguard duty ये होता है कि हमारी कंट्री में सोलर फोटोवोल्टाइक जो इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही नैसेंट, बहुत ही इंसिपिएंट स्टेज पे है, शुरुआती फेज में है, जेस्टेशन स्टेज में है अभी। उसको बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो चाइना से या यूएसए से फोटोवोल्टाइक रेडीमेड सेल्स या फिर पैनल्स लाए जा रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, उसको उसके ऊपर ज्यादा सेफगार्ड्स ड्यूटी अब जो है रेट बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते इंपोर्टेड फोटोवोल्टाइक सेल्स इंडिया में लाना महंगा हो गया है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स का कंसर्न बन रहा है। इसके अलावा ऑटोमेटिक एक ड्यूटी लग गई है जिसका नाम है रूपी डिप्रिसिएशन। अगर रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो मान लो कि पहले रूपी हर डॉलर के लिए हमें 65 रुपीज देने पड़ते थे, अब हर डॉलर के लिए हमें 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो इंपोर्ट करने वालों को, जो भी कंपनीज हैं जो इंपोर्ट कर रही थी, अब उन्हें ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं हर डॉलर के लिए। एक तो ये हो गया, ऊपर से सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। और तीसरी चीज, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन द बिड टैरिफ्स एज वेल एज ऑन द वायबिलिटी ऑफ द विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स हैविंग टैरिफ्स लेस देन ₹3 per unit।
Winning developers in the recent bids are having trouble in securing connectivity and open access to interstate transmission network. This has resulted in cancellation or capacity downsizing of some of the bids. तो developers को उनको trouble हो रही है क्योंकि connectivity नहीं दी जाती, open access to interstate transmission networks अभी तक allow नहीं किया गया है। यानी कि अगर किसी bidder ने मध्य प्रदेश में bid किया था और मध्य प्रदेश में सरप्लस सोलर एनर्जी वो जनरेट कर पा रहा है, तो गुजरात में उन्हें ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी को जो है ट्रांसमिशन करने के लिए परमिशंस लेनी पड़ती हैं गुजरात गवर्नमेंट की, देन नेशनल गवर्नमेंट की। तो ये ट्रांसमिशन नेटवर्क आर्टिकल 1 के तहत इंडिया दैट इज भारत इज वन कंट्री, बट ट्रांसमिशन लाइंस की जब बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक वाली बात हो जाती है। बिडिंग साइजेबल, लेकिन बावजूद इन सब चैलेंजेस के बिडिंग जो है, जो बोली लगाई जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स द्वारा, वो काफी अच्छी है। भले ही वो सरकारी एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हो या एनटीपीसी की तरफ से हो और या फिर वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की तरफ से हो, ये बिडिंग जो है काफी ज्यादा अमाउंट में अभी भी हो रही है। UPI to facilitate interoperability among the prepaid payment instruments। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखते हो कि अगर आपने पेटीएम में रिचार्ज किया है, पेटीएम में लोड डाला है या जो भी बोलते हो उसे, तो वो आप लोड ट्रांसफर नहीं कर सकते पेटीएम से मोबीक्विक में या फ्री चार्ज में। लेकिन अब इसके पीछे रीजन ये नहीं था कि पेटीएम अलाउ नहीं कर रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक इसे अलाउ नहीं करा था, लेकिन अब इसे अलाउ करा जा रहा है। और सिर्फ वॉलेट्स में नहीं, पेटीएम वॉलेट में ही नहीं, बल्कि पेटीएम और ये मोबीक्विक को अपना कार्ड इश्यू करने की भी परमिशन दे दी गई है। और कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते दौरान इन्हें ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क सच एज मास्टर कार्ड, वीजा और रुपे का इस्तेमाल करने के लिए भी अनुमति दे दी गई है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस मूव का वेलकम करते हुए ये कहा कि अंडरबैंक्ड एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज को फाइनेंशियल इंक्लूजन ले जाने के लिए ये एक कारगर चीज साबित होने जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने ये कहा गाइडलाइंस जो बूस्ट करेंगे ई वॉलेट मार्केट को would also ensure the safety and accuracy of the transfer। आरबीआई ने सेफ्टी, कस्टमर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस में कुछ और प्रावधान भी डाले हैं। उन्हें ऑडिट करवाना होगा और जब वन ई वॉलेट से, पेटीएम से मान लो एग्जांपल मोबीक्विक में अगर पैसे ट्रांसफर करे जाएंगे तो उनको इस सब चीज का ब्यौरा आरबीआई के साथ में फाइल करना होगा। तो ये चीजें कस्टमर का ध्यान रखते हुए और साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक फिलिप देने के लिए किया गया है। और अब बात सबरीमला इशू की। पुलिस ने कल देर रात्रि ये क्रैकडाउन करने के बाद प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया है। निलक्कल में एंट्री पॉइंट है ये सबरीमला हिल का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी पीपल जो वहां के बेसिकली इस टेम्पल के जो भी श्रद्धालु लोग हैं, राइट, तो उनका ये कहना है कि बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि विमेन को बार करती थी इस टेम्पल एंट्री से, तो उस चीज को अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए लोग वहां पे राजी नहीं है। और टॉक्स टू एंड सबरीमला इम्पास रीच नोवेयर। Talks held here to end the impasse over the implementing of the Supreme Court verdict granting unrestricted entry for young women। यानी कि महिलाओं को, हर उम्र की महिला को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। एक्चुअली इसका जो टाइम लाइन है उसे भी हम स्टडी करें अगर, PIL सबसे पहले 1991 में PIL फाइल करी गई थी। 1991 की PIL में ये कहा गया था डिवोटी ने फॉर वायलेटिंग द टेम्पल प्रैक्टिसेस। ये कहा जा रहा था कि VVIPs को अलाउ कर दिया जाता है और विमेन को अलाउ क्यों नहीं किया जाता इनटू दी सैंक्टम। केरला हाईकोर्ट ने बैन को, विमेन एंट्री बैन को अपहोल्ड करते हुए 1991 में ये कहा था विमेन ऑफ प्रोडक्टिव एज ग्रुप्स 10 to 50 इयर्स उनको अनुमति नहीं दी थी। कन्नड़ एक्ट्रेस ने ये क्लेम किया दैट उन्होंने टेंपल में एंट्री पाई थी 1987 में व्हेन शी वाज 28 इयर्स ओल्ड, 28 साल की उम्र में, टच द डेटी एज अ पार्ट ऑफ द फिल्म शूट इन कनाइवेंस विद द प्रीस्ट। तो इन सब चीजों के चलते ये सब मामला तूल पकड़ने लगा और इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन ने केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री एक्ट 1965 को चैलेंज किया। केरला की LDF गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल करते हुए ये कहा कि PIL को सपोर्ट किया, बैन को क्वेश्चन किया 2008 में। 2016 में PIL इन सुप्रीम कोर्ट, अब ये PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के नाम पे फॉर नॉट अलाउइंग द वुमेन टू वर्शिप। केरला LDF गवर्नमेंट ने दोबारा से एफिडेविट फाइल किया कि विमेन की एंट्री को अलाउ करा जाना चाहिए। 2018 में फाइनली अब ये जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया है। लेकिन बात आती है रिलीजियस मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, आर्टिकल 14, 15, 17, 26 और 25 भी इसमें आ जाएगा।
the balance between the rights of women to enter the temple and rights of temple to reserve the entry, whether Sabarimala temple is a separate religious denomination or not. How can a state funded entity allow the ban? तो ये ban कैसे allow किया गया है स्टेट फंडेड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. आर्टिकल 12 की डेफिनेशन अगर हम स्टेट की देखें, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी टेम्पल, कोई भी रिलीजियस टेम्पल मैनेजमेंट ट्रस्ट है या फिर एनी अदर रिलीजियस श्राइन मैनेजमेंट बोर्ड या ट्रस्ट है, अगर वो सरकार से कोई भी आर्थिक मदद ले रहा है तो उसे आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 13 में स्टेट के दायरे में लाया जा सकता है. वेदर केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री एक्ट ban the entry of some women, article 14 or 15 is judgment के हार्ट पे हैं, they lie at the heart of the recent judgment. Fundamental rights of all Hindus to enter the temple, all Hindus, okay, women cannot be excluded because then that will amount to prohibition of that will amount to discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Now El Salvador eyes Indian investors. एल सेल्वाडोर एक कंट्री है, ये इंडियन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट. तो ये कहाँ पे है ये कंट्री और इसकी कैपिटल क्या है, ये सब देखते हैं अभी. एम्बेसडर जो एल सेल्वाडोर के हैं ऑल्सो स्पोक ऑफ एल सेल्वाडोर्स टाइज विद मंजुला, an Indian elephant that was sent to the country in 1950s through Germany and died in 2010. She became an icon in El Salvador. It was the only elephant in the country. The ambassador said the country El Salvador was looking at different forms of energy such as solar, wind and biomass. Indian companies investing in El Salvador would be provided concession including land, tax exemptions and duty free import. तो एल सेल्वाडोर जियोथर्मल एनर्जी बनाना चाहता है, उसके लिए इंडिया की मदद मांगी जा रही है. अब कंट्री की बात अगर हम करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एल सेल्वाडोर के थ्रू कोई लाइन यहाँ से गुजरती है या नहीं. कौन सी लाइन होके गुजरती है, इक्वेटोरियल लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर कोई और, राइट. और इसकी कैपिटल क्या है ये भी आप बताएंगे और इसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को थोड़ा बहुत देख सकते हैं. तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चंस की. आप में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मेल भी किया है. studiosjatin@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, राइट, कुछ भी ऐसा. और ये क्वेश्चंस के आंसर जो आपने रिक्वेस्ट किए थे ये हैं आपके सामने आंसर्स. डेली बेसिस पे इन्हें डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा. कल के जो डीएनए में हमने क्वेश्चंस देखे थे, कल डीएनए देर से अपलोड हुआ था, उसके लिए आई फील सॉरी. आज कोशिश है कि देर से नहीं रहेगा, आज जल्दी हो जाएगा. सो दिस इज इट. ये थे आज के 5 क्वेश्चंस. इनका कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं. थैंक यू. एंड देन दिस न्यूज थोड़ा बहुत इसे पढ़ सकते हो, राइट, कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स शुड डिस्प्ले लेआउट प्लान. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, डेवलपमेंट अथॉरिटी में रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो पास करा गया था उसमें लेआउट प्लान स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि बिल्डर क्या करते हैं, पहले बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद में फ्लैट के लिए, ड्रीम हाउस के लिए, ड्रीम होम के लिए बहुत देर तक वेट कराया जाता है. लेआउट प्लान वगैरह ऑलरेडी रेरा से अप्रूव कराना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है. इसी के साथ ही आज का डीएनए ओवर होता है. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.